नमस्कार देशवासियों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अपन जो है सीडीएस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो गाइज आप सबको पता है कि अपने जो नए सीडीएस है वो बनाए गए हैं। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि बनाए गए हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। गाइज यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है सीडीएस के अंदर और एसएससी के एग्जाम में। क्या कि नए सीडीएस कौन बनाए गए? नए सीडीएस बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। एक बात गाइज, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। इट्स इम्पॉसिबल। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ गाइस क्योंकि यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछती है तो वो स्टेटमेंट फ्रेम करके पूछती है। ठीक, तो गाइस यूपीएससी ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगी आपसे। एसएससी और सीडीएस में ये क्वेश्चन 101% है, पूछा जाएगा ही जाएगा। गाइस अब अपन कुछ बात कर लेते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है उन सर की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। गाइस सबसे पहला फैक्ट यहाँ पर यह है कि ये 4 स्टार जनरल है। ठीक है, ये बात आपको रिमेंबर रखनी है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है वो 4 स्टार जनरल है। दूसरी बात गाइस यहाँ पर यह है कि इन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऑफ देहरादून से पढ़ाई करी है। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बारे में। गाइस जब आप सीडीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 4 पोस्ट होती हैं। 4 यूँ कह लीजिए कि 4 बेसिकली इंस्टीट्यूट होते हैं। तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं वो या तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जा सकते हैं या ओटीएस में जा सकते हैं। तो गाइस जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ये आप सीडीएस का जब एग्ज़ाम देंगे और अगर उसको क्लियर कर लेंगे तब यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन्होंने वहाँ से पढ़ाई करी, अनिल चौहान जी ने। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके जो पहला वाला फैक्ट था कि ये 4 स्टार जनरल है वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब गाइस यूपीएससी जब क्वेश्चन देगा तो यूपीएससी आपको स्टेटमेंट फ्रेम कर देगा। लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट यूपीएससी ये फ्रेम कर देगा कि रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान became or you can say that hold the office of CDS। दूसरा स्टेटमेंट ये दे देगा कि ही इज अ 3 स्टार जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। अब यहाँ पेज आ गया, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 4 स्टार जनरल है ना कि 3 स्टार। ये बात पता होनी चाहिए। तीसरा फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 11th गोरखा राइफल से बिलोंग करते थे। 1981 में इन्होंने 11th गोरखा राइफल को ज्वाइन किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब अपन बाद में बात करेंगे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि एसएससी से रिलेटेड इस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सीडीएस के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछेगी, स्टेट पीसीएस कैसे क्वेश्चन पूछेगी। अच्छे से अपने डायग्राम्स को लेके चलिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब गाइस 2018 से ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी जो डीजीएमओ होता है उसको संभाल रहे हैं। अब गाइस जब ये डायरेक्टर जनरल थे यानी कि जो भी मिलिट्री के जो ऑपरेशंस होते हैं इसके जब ये डायरेक्टर जनरल थे तब गाइस इन्होंने 2 मिलिट्री ऑपरेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सबसे पहला 2019 के अंदर जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में अपन ने रिटेलिटरी एयर स्ट्राइक करी थी उसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सेकंड फैक्ट यहाँ पर यह ध्यान होना चाहिए आपको ऑपरेशन सनराइज के बारे में।
अब गाइज ऑपरेशन सनराइज के बारे में मैं कुछ देर बाद डिटेल्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस हिसाब से ऑपरेशन सनराइज के दो फेज हैं, फेज 1, फेज 2। फिलहाल आप अपने जो पेन पेपर है उसमें ये नोट कर लीजिए कि जो ऑपरेशन सनराइज है वो एक जॉइंट इंसर्जेंसी ऑपरेशन है। एक जॉइंट इंसर्जेंसी ऑपरेशन है मिलिटेंट आउटफिट को मारने के लिए। अब ये जो ऑपरेशन सनराइज है ये दो देशों के बीच में हुआ है। पहला देश है भारत यानी इंडिया, दूसरा देश है म्यांमार। ठीक है गाइज, यहां से क्वेश्चन एसएससी भी पूछ सकता है, सीडीएस भी पूछ सकता है, लेकिन यूपीएससी के पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि गाइज यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। यूपीएससी आपको पहला स्टेटमेंट देगा कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नए सीडीएस बनाए गए हैं, करेक्ट है। दूसरा फैक्ट देगा कि वो 3 स्टार जनरल है, गलत, वो 4 स्टार जनरल है। तीसरा फैक्ट देगा वो 10th गोरखा राइफल से बिलोंग करते थे, गलत, वो 11th गोरखा राइफल से बिलोंग करते थे। और एक ऑपरेशन सनराइज के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। गाइस 2019 के अंदर जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान थे वो जनरल ऑफिसर बने थे कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड। सो इन 2019 ही वाज अपॉइंटेड एज द जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड। अब गाइज मैं आपको कुछ समझा देता हूँ ईस्टर्न कमांड क्या होता है। गाइज अपने पूरे इंडिया के अंदर 6 ऑपरेशनल कमांड है इंडियन आर्मी की। कहने का मतलब ये कि इंडियन आर्मी के 6 मेजर जो हब है, ऑपरेशनल कमांड है, उसमें से एक ईस्टर्न कमांड भी है। ये जो ईस्टर्न कमांड है जिसके ये हेड रह चुके, कौन? अनिल चौहान जी। इस ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो है कलकत्ता के अंदर या कोलकाता के अंदर। गाइस ये फॉर्म हुआ था 1920 के अंदर। गाइस मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ से मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतनी जितनी अपन ने बात करी है इसमें से इंपॉर्टेंट बात ये है कि नए सीडीएस कौन बनाए गए? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। दूसरी बात वो 4 स्टार जनरल है। तीसरी बात वो 11th गोरखा राइफल से बिलोंग करते हैं। चौथी बात ऑपरेशन सनराइज क्या है? थैंक यू। तो गाइज अपन ने अभी तक ये पढ़ा कि जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं उनकी क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब गाइज अपन जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी के बारे में, इनके ऑनर्स और इनके डेकोरेशंस के बारे में बात करेंगे। गाइज ये जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ ये अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ऑफ दिस वीडियो। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके पेन पेपर लेके बैठें कि ऑनर्स और डेकोरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गाइस जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं जो कि अभी नए सीडीएस बने हैं, इनको जो हाईएस्ट अवार्ड मिला है वो है परम विशिष्ट सेवा मेडल। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को जो हाईएस्ट अवार्ड मिला है वो है परम विशिष्ट सेवा मेडल। ध्यान रहेगा गाइस, इस बात को हल्के में नहीं लेना, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इस बात को। ये जो परम विशिष्ट सेवा मेडल है ये हाईएस्ट अवार्ड होता है मिलिट्री के अंदर जो कि इनको दिया गया है। समझ गए आप? अब चूंकि ये इतना भारी अवार्ड है और इतना मुश्किल से मिलता है जो कि इनको दिया है परम विशिष्ट सेवा मेडल, तो लाजमी है कि इसके बारे में अपन कुछ बात करें। भाई सबसे पहला फैक्ट तो ये आपसे अब बनता है कि जो परम विशिष्ट सेवा मेडल है वो एक मिलिट्री अवार्ड है, ठीक है। दूसरा फैक्ट ये है ये पीस टाइम के लिए दिया जाता है। गाइस 2 तरह के अवार्ड होते हैं, पहला होता है वॉर टाइम अवार्ड, दूसरा होता है पीस टाइम अवार्ड। हो सकता है यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर दे कि परम विशिष्ट सेवा मेडल इज अ वॉर टाइम अवार्ड और इज गिवन इन वॉर टाइम सर्विस।
और आप उसको टिक कर आएंगे, आपको लगेगा हाँ मिलिट्री में देता है तो वॉर ही होगा। नहीं, परम विशिष्ट सेवा मेडल जो अवार्ड है वो पीस टाइम के लिए दिया जाता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1960 के अंदर, और इस अवार्ड को राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट देते हैं। दूसरा इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है उत्तम युद्ध सेवा मेडल का। तीसरा इनको अवार्ड मिला है अति विशिष्ट सेवा मेडल का। और फोर्थ इनको अवार्ड मिला है विशिष्ट सेवा मेडल। गाइज यहाँ मैं आपको बता दूं, जो उत्तम युद्ध सेवा मेडल है, अति विशिष्ट सेवा मेडल है, या जो विशिष्ट सेवा मेडल है, इन अवार्ड को आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। माइंड के अंदर पता होना चाहिए बस कि हाँ उत्तम है, अति विशिष्ट है और विशिष्ट है, बस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है गाइस परम विशिष्ट सेवा मेडल। परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को दिया है, मिलिट्री अवार्ड है, पीस टाइम के लिए दिया जाता है, पीस टाइम के लिए दिया जाता है गाइस, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा मैं आपको फ्लो चार्ट के बारे में बता देता हूँ कि किस हिसाब से आपका जो है फ्लो चार्ट चलता है। आप भी जब CDS का एग्ज़ाम देंगे तो कैसे आप बनेंगे गाइस। सबसे पहले बनते हैं एक सेकेंड जी गाइस, सबसे पहले जो अगर आप CDS के एग्ज़ाम परीक्षा पास करेंगे और अगर आर्मी में लगेंगे तो सबसे पहले आप बनेंगे सेकंड लेफ्टिनेंट। सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद सेकंड हट जाता है, लेफ्टिनेंट बन जाएंगे आप। फिर लेफ्टिनेंट के बाद आप बनेंगे कैप्टन, कैप्टन के बाद बनेंगे मेजर, मेजर के बाद आप बनेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट हट जाएगा, कर्नल बन जाएंगे, कर्नल, कर्नल के बाद आप बनेंगे ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद आप बनेंगे मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद आप बनेंगे लेफ्टिनेंट जनरल, और फिर आप बनेंगे जनरल। कहीं जो CDS होता है इसी को ही अपन जनरल कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि जनरल क्या है। जनरल जो रैंक होती है वही CDS की ही रैंक होती है। तो सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड देन जनरल. General is equals to CDS. These are the two keywords, that is general and CDS. They both are same. They both are interchangeable to each other. So don't confuse between these two words. आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें ये याद करना है? जी नहीं, ये आपको याद नहीं करना है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक आदमी कितनी मेहनत करके आर्मी पर पहुँचता है। और आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें कोई भी रोड छाप खड़ा होकर और मिलिट्री के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है। गाइस, मिलिट्री के बारे में नहीं, आप किसी के बारे में कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं रखते। ठीक, एक बात तो ये बात थी गाइस, ध्यान रखिए आप। ये जो मेरे फैक्ट्स हैं इनको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन रखिए। गाइस, अपने बात कर ली थी कि नए CDS कौन बनाए गए हैं। जो CDS साहब है उनके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। 4 स्टार जनरल थे, गोरखा राइफल से बिलोंग करते थे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऑफ देहरादून से उन्होंने पढ़ाई करी थी। और जब वो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे तो 2 मेन था। ऑपरेशन सनराइज में उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। गाइस, ऑनर्स और डेकोरेशंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि परम विशिष्ट सेवा मेडल उनको प्रदान किया गया। परम विशिष्ट सेवा मेडल पीस टाइम अवार्ड में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब गाइस, जो UPSC क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा ऑपरेशन सनराइज के बारे में। गाइस देखिए, ऑपरेशन सनराइज के 2 फेज़ हैं, फेज़ 1, फेज़ 2। ये ऑपरेशन सनराइज, पहला फैक्ट ध्यान रखना है, इंडिया और म्यांमार के बीच में जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन। किन 2 देशों के बीच में? इंडिया और म्यांमार। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए इस बात को। SSC पता नहीं यहाँ से पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता। CDS भी मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा, UPSC ज़रूर पूछेगा, क्योंकि UPSC की आदत है कान डायरेक्ट नहीं पकड़ेगा, घुमा के पकड़ेगा। तो गाइस, ऑपरेशन सनराइज आ सकता है UPSC के पर्सपेक्टिव से। गाइस, इसके 2 फेज़ हैं। फर्स्ट फेज़ के अंदर क्या हुआ था, इंडियन आर्मी जो थी
उन्होंने एक म्यांमार के अंदर एक अराकन आर्मी है, अराकन आर्मी बेसिकली एक इंसर्जेंट ग्रुप है, कहाँ पर, म्यांमार के अंदर। तो इस फेज़ 1 के अंदर इंडियन आर्मी ने जो अराकन आर्मी है, जो इंसर्जेंट ग्रुप है म्यांमार का, उसको खदेड़ दिया, या यूँ कह लीजिए उसको नस्तेनाबूद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। अब आप सोचेंगे कि इंडियन आर्मी है, दूसरे देश के अंदर घुस के उसके ही ग्रुप को जाके मार रही है, क्यों गाइस? उसका कारण ये है क्योंकि आप सबको मालूम है कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि इंडिया का एक तरीके से गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, या आप जो है सिटवे पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होते हो इंडिया का। एक चिकन नेक को अपन बेसिकली, चिकन नेक समझते हैं ना, चिकन नेक बेसिकली वो पाथ है जिसके थ्रू इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट होता है, ठीक। इस चिकन नेक को साइड लाइन करके हुए, चूँकि चाइना का यहाँ डोमिनेंस बढ़ रहा है, इसलिए इंडिया जो है म्यांमार के साथ अच्छे से संबंध बना रहा है। तो यहाँ मान लीजिए कि इंडिया है, तो ये यहाँ पर म्यांमार हो गया, तो यहाँ से जाते हुए और यहाँ पर अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर जा सकते हैं। तो जो अराकन आर्मी जो थी वो इस कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को अपोज कर रही थी। फिर क्या था, इंडियन आर्मी ने जवाब दिया और ये हुआ इसका ऑपरेशन सनराइज का फेज़ 1। गाइस फेज़ 2 के अंदर इंडियन आर्मी और जो म्यांमार की जो मिलिट्री है, इन दोनों ने मिलकर कुछ कैंप थे नागालैंड में, आसाम में, मणिपुर में, या कुछ मिलिट्री आउटफिट्स थे, इनको बेसिकली तबाह किया है। दोबारा बता देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला ऑपरेशन सनराइज के 2 फेज़ हैं, फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 के अंदर इंडियन आर्मी म्यांमार के अंदर घुस के अराकन आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि वो कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में था। फेज़ 2 की जब अपन बात करते हैं तो फेज़ 2 के अंदर इंडियन आर्मी और म्यांमार की आर्मी मिलके नागालैंड, मणिपुर और आसाम के अंदर जितने भी मिलिट्री आउटफिट्स हैं उनको नस्तेनाबूद कर देती। अब गाइस ऑपरेशन सनराइज 2 या फेज़ 2 के अंदर कुछ कैंप थे या कुछ मिलिट्री आउटफिट्स थे। जैसे पहला था कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था गाइस यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ये कुछ मिलिट्री आउटफिट्स थे जिनको ऑपरेशन सनराइज के फेज़ 2 में तबाह किया गया था। तो गाइस अब अपन बात करने वाले हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि जब अपन कोई भी टॉपिक पढ़े तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ना पढ़े, उसके 360 डिग्री पर्सपेक्टिव को अपन पढ़ने की कोशिश करें। अपन ने सबसे पहले ये पढ़ा कि कौन बना, अनिल चौहान जी बने, किस राइफल से बिलोंग करते थे। फिर अपन ने ये पढ़ा गाइस कि वो 2 ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व थे, ऑपरेशन सनराइज के अंदर। फिर अपन ने ऑपरेशन सनराइज के बारे में पढ़ा। अब गाइस अपन CDS इतना पढ़ रहे हैं और CDS के बारे में ना पढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए गाइस CDS के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ आपको जाननी है कि CDS या जो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है या जो जनरल होता है वो गाइस मिलिट्री का हेड होता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो बोलूँगा वो फैक्ट को आपको नोट डाउन करना है। क्या? CDS इज द मिलिट्री हेड एंड परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। आप ये सोचेंगे कि सर ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्या है, आगे आएगी, बात करेंगे अपन। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि जो CDS होता है वो परमानेंट चेयरमैन होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, एक बात। दूसरी बात, CDS इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ये क्वेश्चन अगर UPSC में भी आ जाता है तो आप कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। गाइस सबसे पहले जो CDS थे वो थे बिपिन रावत साहब, जिनका हाल ही में ही देहांत हो गया। आप सबको घटना पता है, तमिलनाडु के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश की वो घटना है। उस हेलीकॉप्टर का जो नाम था वो था MK-17 V5 हेलीकॉप्टर। तमिलनाडु के अंदर वो घटना हुई थी, जंगल के अंदर, कुन्नूर के आई थिंक जंगल थे। तो जो बिपिन रावत साहब थे उन्होंने अपना ऑफिस कब होल्ड किया था?
1 जनवरी 2020 को होल्ड किया था। गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कुछ ही दिनों पहले अमेंडमेंट हुए थे। अमेंडमेंट मोदी जी ने किए और उसमें ये बोला गया कि जो रिटायर्ड सर्विस चीफ है वो भी अब सीडीएस बन सकते हैं। तो हो सकता है कि यूपीएससी आपके साथ एक ट्रैक क्वेश्चन बना दे कि रिटायर्ड सर्विस चीफ could not become CDS or cannot be eligible for the CDS post। स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? तो स्टेटमेंट फॉल्स है। रिटायर्ड सर्विस चीफ सीडीएस बन सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो होती है रिटायरमेंट की वो होती है 65 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास पेन पेपर है तो नोट डाउन कर लीजिए कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है सीडीएस की वो होती है 65 ईयर्स। और सीडीएस एक 4 स्टार जनरल ऑफिसर होता है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी 4 स्टार जनरल ऑफिसर है, इसीलिए उनको सीडीएस बनाया गया। तो जो भी सीडीएस बनेगा वो 4 स्टार जनरल ऑफिसर होगा। तो सीडीएस के बारे में अपन ने ये जाना कि परमानेंट चेयरमैन होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। बिपिन रावत जी के बारे में जाना, इनकी डेथ हुई 1 जनवरी 2020 को। फिर अपन ने जाना इनकी जो रिटायरमेंट की जो एज होती है सीडीएस की वो होती है 65 ईयर्स। फिर अपन ने ये जाना कि सीडीएस एक 4 स्टार जनरल होता है। गाइस कुछ सीडीएस की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली सीडीएस पहले सीडीएस नहीं था। इस सीडीएस का जो प्रीकर्सर था वो था गाइस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक, या पहले चेयरमैन ऑफ द स्टाफ कमेटी बनाई गई थी 1947 के अंदर। अब ये जो सीडीएस की जो पोस्ट है ये कैसे क्रिएट हुई? तो गाइस एक कमेटी का गठन किया गया 1999 के अंदर, जिसको अपन कारगिल रिव्यू कमेटी भी कहते हैं। और इसी कारगिल रिव्यू कमेटी ने ये सुझाव दिया था कारगिल वॉर के बाद कि अपने को एक तीनों अपनी जो सर्विस है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सर्विस को अपने को कंबाइन करके एक ऑफिसर बनाना चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है उस कमेटी का नाम बताइए जिन्होंने कि ये सुझाव दिया था कि हमें सीडीएस पोस्ट को क्रिएट करना चाहिए। तो वो है कारगिल रिव्यू कमेटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। फिर गाइस फाइनली 24 दिसंबर 2019 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी स्टेब्लिश्ड द पोस्ट ऑफ सीडीएस। तो डेट भी ध्यान रख सकते हो आप कि सीडीएस की पोस्ट को कब क्रिएट किया गया था, 24 दिसंबर 2019 को क्रिएट किया गया था। अब गाइस सबसे पहले सीडीएस जो थे वो थे बिपिन रावत। बिपिन रावत जी ने ऑफिस होल्ड किया था 1 जनवरी 2020 को और इनकी डेथ हो गई थी 15 दिसंबर 2021 को। जनरल सा फैक्ट है, ध्यान रख सकते हैं। अब गाइस पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सीडीएस के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। इनकी रिटायरमेंट की एज मैंने आपको बता दी। 4 स्टार जनरल होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। गाइस जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में। एंड सीडीएस विल हैव टू इंश्योर दैट द डिफेंस रुपी इज स्पेंट जुडिशियसली। यानी डिफेंस के अंदर जितना भी रुपया जा रहा है उसको जुडिशियसली यूज करना सीडीएस की जिम्मेदारी होती है। गाइस ये हेड होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आर्मी, मिलिट्री और एयरफोर्स में कोई भी इशू है तो उनकी इशू को जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास लेके जाएगा या जो डिफेंस मिनिस्टर को बताएगा वो कौन होते हैं? वो होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि इस पद के ऊपर बैठना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि कुछ भी जब आप पढ़ें तो उसके 360 डिग्री उसके पर्सपेक्टिव में आप पढ़ें। तो गाइस अगर मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई अच्छी लगी है तो इस नॉलेज गिवर नाम के चैनल को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डेली दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए उसको सरल भाषा के अंदर आपके सामने पेश करूँ। जो भी इवेंट हो रहा है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो सकता है, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। जैसे आज अपन ने CDS के बारे में चर्चा करी, तो उसमें अपन ने जाना कि जो CDS है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अपन ने जाना कौन CDS बने हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।